हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूटी के क्रेजी में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें क्या है, दो चर, जैसा कि मैंने बताया था वेरिएबल होते हैं। कोई भी अल्फ़ाबेट आपको देखने को मिल सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी होते हैं ना, जैसे कि एक्स वाई ए बी, ये जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, जिनकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जिनकी एक घात होती है, तो ऐसे समीकरण हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम इसमें ये बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। सिर्फ उन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, रैखिक समीकरण होते कैसे, जैसे 3x + 4y = 20। इसमें देखिए, x और y दो वेरिएबल हैं और दोनों की ही घात एक है। दो चीज़ों पर ध्यान देंगे आप, दो वेरिएबल होंगे और दोनों की घात एक होगी, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, यहाँ भी देखेंगे, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ y, ये x, दो वेरिएबल हो गए, ठीक है। सेम यहाँ पर x - y = 0, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। 5x - 8y + 1 = 0, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इस टाइप के हमें समीकरण यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए कि इसमें मतलब ये कि किस टाइप के प्रश्न बनेंगे और कितने प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बात करते हैं कि इसमें ना मैक्सिमम चांस में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से एक ग्राफ पर बच्चों 95% चांस में क्वेश्चन बनता ही बनता है और हर बार बनता है ये, ठीक है। ग्राफ पर क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसी चैप्टर में से आता है। देखिए, क्वेश्चन यदि थोड़ा छोटा बनता है, मतलब सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए देता है, तो ये 3 नंबर का बनेगा। और ग्राफ के अलावा भी उसमें कुछ करने के लिए दे देते हैं, जैसे ट्रायंगल दे दिया, उसे शेडेड करने के लिए बोल दिया, या फिर उसके वर्टेक्स पूछ ले, तो ये 4 नंबर का बन जाता है, ठीक है। आपके लिए ग्राफ का पेज दिया जाएगा बोर्ड के एग्जाम में और आपसे ग्राफ बनवाया जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये हम ग्राफ बनाना बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, आपका ये समझ लो 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा दूसरा बनता है इसमें समीकरण हल करना, ये 1 नंबर का ही बन जाता है। और दो, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इनका सामान्य रूप होता है a1x + b1y = c1। ये मैंने a1, b1, c1 इसलिए यूज किया है क्योंकि मैं यहाँ पर दो समीकरण लिखने वाला हूँ। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा a2x + b2y = c2। ये c1 देखिए बराबर में भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड में भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हमने क्यों लिखा है, देखिए, हमारे पास 3 केस बनते हैं जब हम समीकरण के हल निकालते हैं। अब हल क्या होते हैं, देखिए, ये जो समीकरण है ना, ये रेखा के समीकरण है, इसलिए तो इनको रैखिक समीकरण बोल रहे हैं। ये रेखा के समीकरण है। जैसे एक इक्वेशन ये हो गया, तो इसकी लाइन एक हो जाएगी, ये इस तरीके से एक लाइन हो गई। ऐसे ही दूसरा समीकरण ये है, तो दूसरे की लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये दोनों ही रेखाएं इस तरीके से एक पॉइंट पर काटेंगी। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इसी को, ये जो क्रॉस पॉइंट है, इसी को क्या बोलेंगे, इसका हल बोलेंगे। दोनों समीकरण का क्या बोलेंगे, हल बोलेंगे। अब इसमें आपके पास 3 केस बनते हैं, वो तीनों केस कौन कौन से बनते हैं उनको आप समझ लीजिए। देखिए, ये a1 है, ये a2 है, तो मैं क्या लिखूंगा, a1/a2, b1 b2, तो लिखूंगा b1/b2। ऐसे c1 c2, ये लिखूंगा c1/c2। तीनों के बीच में मैं क्या लगा दूंगा, इक्वल का साइन लगा देता हूं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए 3 केस कौन कौन से बनते हैं। मैं ये जो इक्वल लगा हुआ है, इस इक्वल को कहीं से भी कट कर सकता हूं, मतलब नॉट इक्वल टू कर सकता हूं। जैसे कि मैंने मान लीजिए इधर से नॉट इक्वल टू कर दिया, तो ये अलग केस बन जाएगा। ये कौन सा केस होगा अभी बताऊंगा।
ऐसे ही दूसरा हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। पहले मैंने यहां से क्रॉस किया था, अब की बार मैं इधर से कर देता हूं। ठीक है, एक केस ये बन गया। तीसरा केस कौन सा बनेगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसमें मैं कहीं भी कट ना लगाऊं। तो यहां पर हमारे पास कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। अब तीनों केसों में हल किस किस प्रकार होंगे, देखिए ये जो पहला केस है ना, इसमें रेखाएं इस तरीके से होंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही होंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही होंगी, लेकिन कितने बिंदु पर काट रही होंगी, एक बिंदु पर। ठीक है, कितने बिंदु पर काट रही होंगी, एक बिंदु पर काट रही होंगी, इसीलिए इसे क्या बोल देंगे, एक हल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एक हल बोल देंगे। ये जो पहला केस है, यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसको देखो ही मत तीसरे वाले को, तो एक हल होगा, या फिर इसे बोल देते हैं हम अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, इसका मतलब भी एक ही हल होता है। क्लियर, समझ में आ गया। एक केस ये हो गया। दूसरा केस ये है, देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। इसमें क्या होगा कि देखिए एक रेखा इस तरीके से जाएगी, दूसरी रेखा इस तरीके से जाएगी, मतलब दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, मतलब ये दोनों रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं, तो इनका हल एक भी नहीं होगा। हम इसे बोल देंगे कोई हल नहीं। क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं, और इसमें रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तीसरा केस आएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब तीनों ही बराबर हों। अब जब तीनों बराबर होंगे तो इसमें केस बनेगा कि एक रेखा ये हो गई, और दूसरी रेखा भी, जो दूसरी रेखा है ना, वो बिल्कुल इसके ऊपर ही रहेगी इस तरीके से, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रहेगी। इन्हें बोलेंगे संपाती रेखा, मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी, संपाती रेखा बोलेंगे। अब इसमें देखिए ये तो हर बिंदु पर मिली हुई है, सभी बिंदुओं पर मिली हुई है ना, इसलिए इसके लिए बोलेंगे अनेक हल। क्या बोलेंगे, अनेक हल बोलेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए ये जो तीनों केस है ना, ये डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इसी पे आधारित आपको उदाहरण दिया जाता है और उसको आपको सॉल्व करवाया जाता है, और आपसे पूछता है कि इसके कौन से हल होंगे, एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या फिर अनेक हल होंगे। देखिए किस टाइप से, प्रत्येक केस पर एक एक उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे कि पहला केस है, केस फर्स्ट, इसे ध्यान से देखेंगे। केस फर्स्ट क्या कहता है, देखिए केस फर्स्ट है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अभी बताया था। इस केस में क्या करेंगी, लाइनें एक दूसरे को काटेंगी। देखिए काट रही हैं, एक बिंदु पर काट रही हैं, इसीलिए क्या होगा, एक हल होगा। देखिए अद्वितीय हल या फिर एक हल, यूनिक सॉल्यूशन अंग्रेजी में बोल सकते हैं इसे। अच्छा, ये असंगत क्या है मैं समझाऊंगा अभी। इन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, एक दूसरे को काट रही है ना, इसलिए इन रेखाओं को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। असंगत क्यों बोलेंगे, देखिए अभी तीसरा केस जो पढ़ा था ना, उसमें एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जा रही थी, तो इनको क्या बोलेंगे, संगत। संगत मतलब साथ साथ हैं, संग है, इसलिए संगत बोलेंगे। लेकिन जो रेखा इस टाइप की नहीं होंगी उन्हें असंगत बोलेंगे। ये रेखा इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो दोनों क्या हो गई, असंगत हो गई। ऐसे ही एक और केस आएगा, उसमें भी असंगत होगा। ठीक है, तो इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं भी बोलते हैं, मतलब एक दूसरे को जब रेखा काटती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है आपके सामने। देखिए ऐसे उदाहरण देगा कि x - 2y बराबर 4, 3x + 4y बराबर 20। आप चेक कीजिए कि इसके हल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देखिए चेक कर लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जब सबसे पहले हम इस समीकरण को देखेंगे। x के साथ क्या है, 1 दिखाई नहीं दे रहा है ना, x के साथ 1 है, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, A1 बराबर हो जाएगा 1,
B1 बराबर हो जाएगा -2 और C1 बराबर हो जाएगा 4। ये समीकरण 1 से आ गया, ठीक है। ऐसे ही समीकरण 2 से A2 बराबर 3, देखिए x के साथ 3 है ना, तो A2 बराबर 3, B2 बराबर 4, ऐसे ही C2 बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से लिख लेंगे। अब फिर हमें क्या करना है, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 निकालना है। देखिए A की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन B1 की सॉरी A2 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, B1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। अब सबसे पहले हम इन्हीं दोनों को चेक कर लेते हैं, तीसरा भी ले सकते हैं, चलो तीसरा ले लेते हैं। C1 अपॉन C2 बराबर हो जाएगा C1 का मान 4 बट्टे C2 का मान 20। इनको काट लेते हैं, 4 से काटेंगे 1 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, तो ये C1 अपॉन C2 1/5 आ गया। ये कटेंगे नहीं, ठीक है। इसमें देखिए 2 से काट सकते हैं ना, 2 से काटेंगे तो 2 को -2 से काटेंगे तो -1 बार, और 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार। अब आप देखिए दोनों में क्या ये वाली वैल्यू के बराबर है, मतलब मैं ऐसे बोलूँ क्या, 1/3 बराबर -1/2, क्या ये दोनों बराबर हैं? आप बोलेंगे नहीं है। जब बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ ना, एम्प्लाइज दैट A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। जब ये बराबर नहीं है तो इससे क्या निकलता है, ये केस कौन सा है, पहला वाला केस है ना, पहला वाला केस मतलब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब इसमें ये वाला केस आ जाता है तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा। इस टाइप की रेखाएं होंगी जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही होंगी। असंगत केस होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए ये पहला केस हो गया। इसी प्रकार देखिए दूसरे केस पर किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, देखिए दूसरे केस पर भी ले लेते हैं। ये देखिए केस नंबर 2 है, इसमें क्या बोल रहा है, देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये जस्ट बताया था मैंने। इसमें क्या होता है, रेखा इस तरीके से आती है, समांतर रेखाएं दोनों कैसी होती है, समांतर होती हैं, जो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। जब कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो कोई भी उनका हल नहीं होगा। तो इसलिए इसके लिए क्या लिखते हैं हम, देखिए कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं निकलेगा। असंगत, क्योंकि एक दूसरे के साथ में ये नहीं है, असंगत बोलेंगे। और समांतर रेखाएं होती हैं, पैरेलल लाइन मतलब जैसे रेल की पटरियां होती है ना, जो हमेशा एक साथ चलती है लेकिन एक दूसरे से कभी भी मिलती नहीं है, तो इन्हें क्या बोल देंगे, समांतर रेखाएं बोल देंगे। अब देखिए ये उदाहरण है, x + 2y - 4 बराबर 0, 2x + 4y + 8 बराबर 0। अब इसमें आप देखेंगे, देखिए इस पहले समीकरण से A1 बराबर हो जाएगा 1, B1 बराबर हो जाएगा 2 और C1 बराबर हो जाएगा -4। ये ध्यान रखना है इनमें कि देखिए C का मान या तो दोनों में ही इक्वल टू के बराबर हो, दूसरी तरफ हो, या दोनों में ही इक्वल टू से पहले हो, ठीक है, सेम कंडीशन में होना चाहिए, अदरवाइज चिन्ह का अंतर आ जाता है। ऐसे इसको ले लीजिए, A2 बराबर 2, B2 बराबर 4 और C2 बराबर आ जाएगा 8, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं, A1 अपॉन A2 बराबर 1/2, ऐसे ही B1 अपॉन B2 बराबर, देखिए B1 का मान 2 है और B2 का मान 4 है, इसे 2 से काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा, देखिए काट देंगे ना, 2 से काट देंगे, ठीक है। इसी प्रकार C1 अपॉन C2 बराबर आ जाएगा, देखिए C1 का मान -4 है और C2 का मान 8 है, तो यह आ जाएगा, 4 से काट देंगे तो -1/2। आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए 1/2 यहाँ से बराबर है 1/2 और बराबर नहीं है, मतलब नॉट इक्वल टू -1/2। देखो 1/2 बराबर 1/2, नॉट इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो इससे कौन सा केस बनेगा, इम्प्लाइज दैट A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये वाला केस बन रहा है।
ठीक है, केस कौन सा बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान देंगे कि इसमें क्या है, जब ये वाला केस आपके सामने आएगा तो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और जब समांतर रेखाएं होंगी तो हल तो कब निकलता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा से मिलती है, और समांतर रेखाएं कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होंगी, मतलब कभी भी एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करेंगी और ये समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं तीसरे केस के बारे में। देखिए तीसरा केस क्या कहता है, देखिए ये है आपका तीसरा केस। अब तीसरे केस में क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि देखिए जो रेखा होती है ना, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होके गुजरती है, जिसे बोलते हैं हम संपाती रेखा या फिर बोल देते हैं ओवरलैप। क्या बोल देते हैं, ओवरलैप। मतलब देखिए एक रेखा ये है, ठीक है, एक रेखा ये है, एक समीकरण की रेखा ये होगी, दूसरी रेखा भी इसी के बिल्कुल ऊपर होगी, एग्जैक्ट क्या होगी, इसके ऊपर होगी। अब आप मुझे बताइए, जब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी तो वो हर बिंदु पर मिलेंगी, और बिंदु पर मिलने को ही हम हल कहते हैं। इसका मतलब इन दोनों रेखाओं के बहुत सारे हल होंगे, या फिर बोल सकते हैं अनेक हल होंगे। तो इसलिए इसमें क्या आता है, अनेक हल आता है, मतलब मैनी सॉल्यूशन। और ये संगत होती है, मतलब एक के ऊपर एक आ जाती है, इसलिए इसे संगत कहते हैं। और ये रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, अब देखिए उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, इस उदाहरण को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है, तो यहाँ से A1 का मान आ जाएगा 2, B1 का मान आ जाएगा 3, और C1 का मान आ जाएगा -9। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से ले लेते हैं A2 का मान 4, B2 का मान 6, और C2 बराबर आ जाएगा -18। अब यहाँ से निकालते हैं A1/A2 बराबर आ जाएगा 2/4, 2 से काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार B1/B2 बराबर, देखिए B1 का मान 3, B2 का मान 6, तो 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2। इसी प्रकार C1/C2 बराबर, C1 का मान -9 और C2 का मान -18, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से डिवाइड कर देंगे दोनों को तो ये 1/2 आ जाएगा। यहाँ आप देखेंगे, नोटिस करेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों ही वैल्यू क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। मतलब ये वाला केस आ जाता है, केस नंबर 3। इस केस में अनेक हल होंगे, रेखाएं संगत होंगी और रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। ठीक है, इन तीनों केसों पर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं समीकरणों को हल करने की विधियों के बारे में। देखिए इन समीकरणों को हल करने के लिए हम 3 विधियों का प्रयोग करेंगे, मतलब इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए। पहली विधि होगी आपकी ग्राफीय विधि, दूसरी होगी प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी होगी विलोपन विधि। इन तीनों विधियों में से एक विधि पर क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा चांस होते हैं ग्राफीय विधि पर। ग्राफीय विधि पर 95% चांस होते हैं, और ग्राफीय विधि से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग से सिखाएंगे कि ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है। ग्राफ बनाने पर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 99% चांस होते हैं कि क्वेश्चन ग्राफीय विधि पर मिलता है। फिलहाल हम पहले प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझ लेते हैं, ग्राफीय विधि को अलग से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि समझिए। प्रतिस्थापन का मतलब ही ये है कि एक वैल्यू को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना। अब देखिए इसमें एक समीकरण तो ये हो गया 1 नंबर, और दूसरा समीकरण ये हो गया 2 नंबर। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में आपको रखना है। ठीक है, देखिए कैसे। मैं क्या करता हूँ कि समीकरण नंबर जो 2 है ना, यहाँ से मैं x का मान निकाल लेता हूँ। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, x बराबर,
देखो 2y को मैं उधर भेज दूं, ठीक है, तो देखो 3 तो पहले से लिखा हुआ था और 2y को जब मैं इधर से उधर भेजूंगा तो माइनस का 2y ये हो जाएगा। देखिए x का मान आ गया, ये क्या आ गया x का मान। अब x का मान मैं समीकरण 1 में रख दूंगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर अब देखिए समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित कर दूंगा तो समीकरण 1 क्या है 7, x की जगह पे मैं ये लिखूंगा 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेता हूं। देखिए 7 अंदर जाएगा ब्रैकेट में तो 7 का गुणा 3 से होगा, 7 तिया 21 माइनस 7 का गुणा माइनस 2 से होगा तो 7 दूनी 14y और माइनस का 15y बराबर 2, ठीक है। अब देखिए 21 को मैं इधर से उधर ले जाता हूं, देखिए माइनस का 14y और माइनस का 15y माइनस का 29y हो जाएगा, जुड़ जाएंगे दोनों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 29y बराबर, देखिए 2 यहाँ पर पहले से लिखा हुआ था, 21 इधर से उधर जाएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 29y बराबर, देखिए प्लस का 2 है माइनस का 21 है तो यहाँ पर माइनस का 19 हो जाएगा, ठीक है। और y बराबर 19/29 तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 19/29। अब दिख रहा है ना, y का मान कितना आ जाएगा 19/29 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि देखिए ये जो y का मान आया है ना, इसको आप ये वाला समीकरण जो आया था इसको आप 3 नंबर दे सकते हैं, इसमें आप रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। अब जब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x बराबर 3 माइनस 2, y का मान कितना है 19/29। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस 2 का गुणा 19 से होगा, 19 दूनी 38/29, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 29 का गुणा इधर होगा, एक रखेंगे तो 29 का गुणा इधर होगा ना, तो 29 तिया 87, 87 में से देखिए 29 तिया 87 माइनस 38/29, ठीक है। तो इधर 87 में से 38 माइनस होंगे, 87 में से 38 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 49/29, ठीक है। तो ये किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा, ठीक है। देखिए y का मान ये आ गया और x का मान कितना आ गया, x बराबर 49/29, ठीक है। इस तरीके से आप प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या देख लेते हैं, दूसरी विधि है हमारे पास विलोपन विधि। क्या है विलोपन विधि। अब देखिए विलोपन विधि से ही निकलता है कि विलोप करना, मतलब हमारे पास जो 2 वेरिएबल है ना x और y, उन दोनों में से किसी एक को हमें क्या करना है विलोप करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब विलोप करने के लिए जैसे कि मान लीजिए किसी एक वेरिएबल को विलोप करना है हमें, तो उसे विलोप करने के लिए उसका गुणांक बराबर होना जरूरी है। जैसे कि ये है 9x माइनस 4y बराबर 2000, दूसरा है 7x माइनस 3y बराबर 2000। अगर हम सिर्फ y को देखें तो y में आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4y है, ये 3y है, बराबर नहीं है। x में देखें तो ये 9x है, ये 7x है, बराबर नहीं है। यदि बराबर होता तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी और सीधा सीधा काट देते। ये बराबर नहीं है तो इसे हम बराबर करेंगे गुणा करके। तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए यदि मैं इस वाले समीकरण में 3 से गुणा कर दूं
और इस वाले समीकरण में 4 से गुणा कर दूं तो ये देखिए 3 चौक 12y हो जाएगा, 4 तिया 12y है ना। तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा, हम इसे आराम से काट सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं पहले वाले समीकरण को ले लेता हूं। इसमें मैं 3 से गुणा करूंगा तो 9 तिया 27x, 3 का 4 से गुणा करूंगा 4 तिया 12y बराबर 3 का 2000 से करूंगा तो 6000। ठीक है, अब इसी प्रकार 4 का गुणा इसमें कर लेता हूं तो ये दूसरा समीकरण आ जाएगा। ठीक है, 4 सत्ते 28x माइनस 4 तिया 12y बराबर 4 का 2 से करूंगा तो 8000। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए मुझे क्या करना है, विलोप करना है। किसका करना है? जो बराबर गुणांक वाला वेरिएबल है। तो y है बराबर गुणांक वाला, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में से 2 को माइनस करूंगा। तो माइनस करने के लिए देखिए प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए ये माइनस का 28x है, ये प्लस का 27x है, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास माइनस का x, माइनस का 12y प्लस का 12y ये कट जाएगा। और देखिए प्लस का 6000 माइनस का 8000 बराबर आएगा माइनस का 2000। ठीक है, और x बराबर कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करें कि इस x के मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं, किसी में भी रख लो, दोनों में रखेंगे दोनों से सेम आंसर आएगा। तो देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 4y बराबर 2000। तो देखिए 9x का मान कितना है 2000, x का मान रख रहे हैं हम इसमें, माइनस 4y बराबर 2000। ठीक है, अब देखिए 9 का 2000 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18000 माइनस 4y बराबर 2000। ठीक है, अब 18000 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4y बराबर 18000 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और प्लस के 2000 में से घट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 16000, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 4 से 16000 हम भाग लगेगा, 4 से 16000 हम भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4000। तो y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये है हमारी विलोपन विधि। तो इस तरह से विलोपन विधि से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफीय विधि से ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, ग्राफीय विधि से हल किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए एक तो बहुत अच्छी सी रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं उनको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यदि वो ये कर जाते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स वो प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, चलिए।